हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रिन्ना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लक्ष्य वर्तिका सीरीज में आप सबका स्वागत है। ये सीरीज आपके सपनों के लिए आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए स्टार्ट की गई है। आज हमारी लक्ष्य वर्तिका सीरीज की 11th क्लास है। आज की क्लास में हम 14 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे, जिसमें हम सिर्फ मैथ के 15 क्वेश्चन करेंगे। आप अपना साथ साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहना। मेरे से पहले अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। लक्ष्य वर्तिका सीरीज में हम आज 14 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे, जिसमें हम सिर्फ जो मैथ्स के क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन सिर्फ वो अटेम्प्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 3 ऐसी संख्याएं यदि उनमें से किन्हीं भी दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है। यहाँ पे कोई भी 3 संख्या है, मान लो ए है, बी है और सी है। 3 संख्याएं दे रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसी 3 संख्याएं हैं यदि उनमें किन्हीं भी दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल 182, 230 और 242 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो हम एक बार लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मान लो इन दोनों के औसत को सी में जोड़ा जाता है, और उसके बाद क्या है, मान लो बी में इन दोनों के औसत को जोड़ा जाता है, और फिर मान लो ए में लास्ट की दो संख्याओं के औसत को जोड़ा जाता है। क्रम वाइज ये दे दिया हमें कि एक संख्या में बाकी दो का औसत, फिर दूसरी संख्या में बाकी दो का, और फिर तीसरी संख्या में बाकी दो का औसत जोड़ना है। तो हमारा जो योगफल है ये हमें प्राप्त होगा तीनों। तो रख के देख लेते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सबसे पहले मान लो ए में जोड़ते हैं बी और सी का औसत। तो ए प्लस बी प्लस सी का औसत यानी कि बी प्लस सी बटा 2, और वो हमारा किसके बराबर है, मान लो पहली संख्या के बराबर है। कोई हमें ये नहीं दे रखा कि क्रमानुसार या कुछ है, तो हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं जो भी मानना है। तो यहाँ पे देखो 182, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, इसके बटा में 2 आएगा। 2 इधर लाके हम गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16 और 1 2 एकम 2 और 3, 364 आ गया हमारा इधर। तो हमारी एक इक्वेशन तो बन गई ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट में सेम ऐसे ही करना है। कैसे, b प्लस ए प्लस सी बटा 2, है ना। b में हमने बाकी दो का औसत जोड़ दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2b प्लस ए प्लस सी, है ना। वो क्या, फिर से 2 से गुणा, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 460। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही जब हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2c प्लस ए प्लस बी, है ना। जिस संख्या को जोड़ रहे हैं उसके अलावा 2 का औसत जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो c में a प्लस बी का औसत जोड़ा है, तो 2c प्लस ए प्लस बी, वो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट वाली संख्या इसका गुणा कर देंगे 2 गुणा, तो क्या हो जाएगा 484, क्योंकि हर जगह क्या हो रहा था, 2 गुना हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी 2 गुना हुआ, यहाँ पे भी 2 गुना हुआ, तो यहाँ पे भी 2 गुना होगा। ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे है 2a, यहाँ पे है 2b, यहाँ पे है 2c। एक a ये है, एक ये है, एक ये है ना। तो यहाँ पे देखो 2a ये, एक ये a यहाँ पे है और एक a यहाँ पे है, तो टोटल कितने a हो गए हमारे, 4a। तीनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे, एक b है हमारा यहाँ पे, एक b है हमारा यहाँ पे और 2b है यहाँ पे, तो सबका क्या हो गया, 4b प्लस 4c। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इन तीनों के जोड़ के बराबर। तो और जोड़ देंगे 364 प्लस 460 प्लस 484, ठीक है, 484 सॉरी। अब इसको ऐड करेंगे, 4 यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, वो हमारा किसके बराबर आ गया। इन तीनों को ऐड किया तो यहाँ पे देखो 64 और 84, 4 और 4 8, फिर 6 6 12 और 8 20, तो 0, 2 और 3 5 4 9 और 4 13, 1308 आ गया हमारा यहाँ पे। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 1308 बटा 4।
अब निकालना क्या है, निकालना है हमें दी गई तीनों संख्याओं की औसत निकालनी है। अगर हम सिर्फ इसे सोल्व करेंगे तो हमारा तीनों का जोड़ आ जाएगा, औसत निकालेंगे तो बटा में 3 और कर देंगे। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 3 से काटेंगे तो 3 पे कट जाएगा, 3 एकम 3, 0, 3 निम्मे 27। तो यहाँ से हमारा a प्लस बी प्लस सी बटा 3 क्या आ गया, 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वो था हमारा औसत का सवाल, ये हमारा आ गया सिंप्लीफिकेशन का सवाल। अब यहाँ पे देखो, सिंप्लीफिकेशन का सवाल सोल्व करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो एक बेसिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, वो क्या है कि सबसे पहले हमें बोर्ड मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के सवाल हमेशा बोर्ड मास के फॉर्मूले से ही सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मास फॉर्मूला में क्या है, जो हमारा बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास का फॉर्मूला जो है वो आपको आना चाहिए। बोर्ड मास का B का मतलब होता है ब्रेक कट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीपल, A का मतलब एडिशन और S का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये 6 चीजें आपको पता होना चाहिए। इन 6 चीजों का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम इक्वेशन में सॉरी कि सबसे पहले हम इक्वेशन में ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम ऑफ को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे और उसके बाद हम घटाएंगे। ठीक है, ऐसे हम टर्न वाइज टर्न हम अपनी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सीधा ऐसे ही नहीं कि यहाँ से हमारा सवाल शुरू हो रहा है और हम यहीं से शुरू हो जाएंगे, नहीं, हम अपने बोर्ड मास के फॉर्मूले से इस सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है, ये वाली इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, 2/3 गुणा में बार है यहाँ पे, तो बार है तो 41/90, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पे बार है यानी कि एक बार 9, ऊपर क्या हो जाएगा -4, क्योंकि यहाँ पे 4 के ऊपर बार नहीं है। जिस संख्या पे बार नहीं है उसके नाम का वो घटा देते हैं, और नीचे क्या आता है, जिस संख्या पे बार है उसके नाम का 9, और जिन संख्या पे बार नहीं है उसके नाम की 0, भाग में। यहाँ पे देखो भाग है। अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2, 3 और 7, 37 बटा कितनी संख्याओं पे बार है, 2 पे बार है। कोई ऐसी संख्या है जिस पे बार नहीं है, नहीं है। दशमलव के बाद ही देखते हैं ऐसी संख्याएं। ठीक है, बार के बाद वाली संख्याएं हम हमेशा दशमलव के बाद देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 गुणा इसको 37/90 है ना, भाग है तो गुणा हो जाएगा तो पलट देंगे इसको, तो 99/37। 37 से हमारा 37 कट गया, 9 से कट गया 11 पे, 9 से कट गया 10 पे। तब इस पूरी इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारा कितना आ गया, 22/30। ठीक है, अब आगे देखो 22/30 भाग में, क्योंकि यहाँ पे है भाग, इसको सोल्व करेंगे, 8 एकम 8 और 3 11/9, 8। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे यहाँ पे 7/1, यहाँ पे हमारा 7/10। ठीक है, 7/10। अब आगे देखो, आगे क्या सोल्व करना है, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले क्या करना है हमें ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया। उसके बाद क्या करना है, ऑफ, तो ऑफ कहाँ पे है, यहाँ और यहाँ, इन दो संख्याओं के बीच में हमारा है ऑफ। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 11/5, ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 2/3 सीधा गुणा ही होगा, तो इसको गुणा करेंगे तो 22/15। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे तो 3 तिया 9, 2 11, 11/3 भाग में। ठीक है, और इसमें आगे देखो अब इस गुणा को सोल्व कर लेंगे, है ना। भाग के बाद हमने क्या बताया कि मल्टीपल को सोल्व करेंगे, तो इस मल्टीपल को सोल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो जो निशान है साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14/30, क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 से गुणा हो रही है। अब देखो हमने इसको भी सोल्व कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया। अब लास्ट में हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे लिख लेंगे 11/3, भाग है तो गुणा होगा तो पलट के गुणा कर देंगे, तो पलट के गुणा करेंगे तो 15/22, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा था 22/15। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे माइनस कितना 14/30। ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस कितना, देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो 22 पहले तो लिख लेते हैं 22/30, भाग है तो गुणा करेंगे तो पलट के गुणा, तो 8/11। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो 11 से कट गया 2 पे, 2 से कट जाएगा 15 पे, और यहाँ पे भी 11 से कट गया 2 पे, 3 से कट जाएगा 5 पे। तो लास्ट में हमारा क्या बचा, 5/2 माइनस 14/30 प्लस में 8/15। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 30, तो 15 पंजे, यहाँ पे 2 पंजे, देखो 15 दूनी 30, तो 15 5 75 माइनस 14 प्लस में 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 77/30, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। तो हमारा यहाँ से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल सिंपली हमें बोर्ड मास के फॉर्मूले से ही सोल्व करना है, तो हमारा आंसर सही आएगा। अगर हम गलती करेंगे कि हमने सीधा यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो कभी भी हमारा आंसर नहीं आएगा, लगे रहना इसी सवाल में। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के सवाल के लिए आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला जरूर आना चाहिए, उसी के हिसाब से हमारा सिंप्लीफिकेशन का सवाल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देखो क्या दे दिया हमें, एक बेलन और शंकु की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है, सॉरी, जो बेलन की ऊंचाई है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 1.5 गुणी है। तो बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। जो वक्र पृष्ठ है, सबसे पहले इस सवाल में आपको क्या पता होना चाहिए कि जो बेलन है और शंकु है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ पे देखो बराबर दिया है ना हमें, क्योंकि इन दोनों का अनुपात, सॉरी अनुपात हमसे पूछा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो निकाल देंगे, क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे हमें रिलेशन क्या दिया है, त्रिज्या में रिलेशन दिया है और तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई में रिलेशन दिया है। तो एक का वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, πr/l, और जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। ठीक है, तो यहाँ से हमें दोनों के फॉर्मूले पता चल गए कि बेलन का क्या है 2πr/h और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। तो देखो दोनों में पाई है तो पाई तो पहले ही काट देते हैं, इसका कोई रोल है नहीं, दोनों में कट जाएगा। जब अनुपात निकालेंगे तो इधर की पाई और इधर की पाई आपस में कट जाएंगे। अब देखो आगे सवाल में क्या दिया है, जो बेलन और शंकु की त्रिज्या का अनुपात, यानी कि आर हमें बेलन और 1:3 दे दिया, यानी कि बेलन की त्रिज्या मान लो है 1x, तो शंकु की क्या है 3x। तो यहाँ से त्रिज्या हमारी r1 और r2 क्या आ गया x और 3x, यानी कि बेलन की त्रिज्या है x और शंकु की त्रिज्या है 3x। उसके अलावा हमें क्या दे दी, हमें देखो शंकु की बेलन की ऊंचाई चाहिए और शंकु की हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पे देखो बेलन की ऊंचाई क्या दे दी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 1.5 गुणी, यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितनी है 1.5, क्योंकि गुणी में दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 गुणा h की जगह हम क्या लिख लेंगे 1.5 गुणा r क्या है x, क्योंकि यहाँ पे देखो x है बेलन वाली रख ली, अनुपात। अब यहाँ पे देखो r यहाँ पे हमारा क्या है 3x, क्योंकि शंकु का त्रिज्या है वो कितनी आई हमारी 3x, गुणा l हमारा क्या आया है यहाँ पे देखो 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब निकाल देंगे अनुपात, x से हमारा x कट गया, देखो 1.5 और 2 की गुणा 3 होती है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 से हमारा 3 कट गया, तो अनुपात कितना आ गया 1:1, और यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, किसका, बेलन का और शंकु का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए कि y 20 और 36 के बीच की एक पूर्ण संख्या है। यदि y दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो y के मानों की संख्या है। यानी कि यहाँ पे इस सवाल में हमसे क्या पूछा है कि जो y है वो किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं की गुणा के बराबर है, अभाज्य संख्याओं की गुणा। ठीक है, और उसमें क्या है 20 और 36 के बीच में उसका मान आना चाहिए, है ना। दो शर्तें हमें दे दी कि दो अभाज्य संख्याओं की गुणा हो
और 20 और 36 के बीच में कहीं पे भी इसका मान आना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं? तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 सॉरी 11, 13, 17 और इसके आगे भी और भी संख्याएं हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखो 17 के आगे की 19 होती है, तो 19 की अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भी गुणा करते हैं तो क्या बनता है? 38 बनता है, जो हमारा 36 से ऊपर हो जाएगा। तो इससे आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 17 तक ही हम देख लेंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं जिनका दो संख्याओं की आपस में गुणा करके जो हमारा आंसर है वो 20 और 36 के बीच में आए। तो यहाँ पे देखो 2 की संख्या अगर 17 से करते हैं, है ना, ज़्यादा, क्योंकि 20 और 36 के बीच में आंसर लाना है हमें। 2 की 3 की गुणा तो 6 होती है, वो नहीं आएगा, तो करने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 17 गुणा 34, तो एक जोड़ा तो बन गया हमारा यहाँ से, है ना। 2 की 13 से गुणा करेंगे तो भी 26 आता है ना, 2 गुणा 13 तो क्या आ गया? 26 आ गया। एक जोड़ा बन गया हमारा यहाँ पे। तो 2 की 11 से करेंगे, है ना, 2 की 11 से करेंगे तो 2 गुणा 11 तो कितना आ गया? एक जोड़ा हमारा यहाँ से आ गया। तो एक जोड़ा हमारा बन गया यहाँ पे। और नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं 3 की गुणा। तो 3 की गुणा अगर 11 से करेंगे तो कितना आता है? 3 गुणा 11 कितना? 33, है ना। तो एक जोड़ा बन गया हमारा यहाँ पे। 3 की गुणा 7 से करेंगे, 3 गुणा 7 तो अभी क्या आता है हमारा? 21, जो भी 20 से बड़ा है। तो एक जोड़ा बन गया हमारा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट, 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 15 आएगा, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब देखो 5 और 7 की गुणा ही बची है, बाकी सब की गुणा तो हमने आपस में कर ही ली। तो एक जोड़ा बन गया 5 गुणा 7 जो क्या बनता है? 35, जो 36 से छोटा है। तो एक जोड़ा बन गया हमारा यहाँ पे। इसके अलावा और कोई भी जोड़े पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ये नहीं दे रखा कि एक ही वैल्यू अलग होनी चाहिए, सिर्फ दो संख्याओं की गुणा है वो 20 और 36 के बीच में आनी चाहिए। इसलिए इनको पलट के नहीं लिखेंगे, पलट के तब लिखते जब पर्टिकुलर ये दे दिया होता कि ऐसे कितने जोड़े वैसे पॉसिबल हैं कि हाँ ए ये आना चाहिए, बी ये आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ दो संख्याओं की सीधी सीधी गुणा पूछी हमसे, गुणनफल वाई आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि यहाँ पे 2 गुणा 19 करें, 19 गुणा 2 बराबर ही बात है ना। तो यहाँ पे कितने जोड़े पॉसिबल हो गए हमारे? यहाँ पे 6 जोड़े पॉसिबल हैं जिनकी जो गुणा है अभाज्य संख्याओं की गुणा 20 और 36 के बीच में आए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को गलत नहीं करना। यहाँ पे क्या पूछा है हमें? y के मान की संख्या। इस लाइन का मतलब है कि y के ऐसे कितने मान पॉसिबल हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अरुणा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है यदि वह उसके विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती। यानी कि यहाँ पे देखो 3/5 मूल्य पर। ठीक है, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 5 है तो उसने किस पे बेचा है? 3 पे बेचा है। ऐसा करके उसे क्या हुआ है? 20% की हानि हुई है। यानी कि जब उसने वस्तु को 3 रुपए में यानी 3 के अनुपात में बेचा तो उसको 20% की हानि, यानी कि क्रय मूल्य का कितना मिला? क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य का उसको मिला 80%, है ना, क्योंकि 20% हानि हुई है किसी वस्तु पे। तो क्रय मूल्य का कितना अमाउंट हमें मिला है? 80%। अब यहाँ पे देखो ये 80% कितने के बराबर है? 3 के बराबर। तो 80% कितने के बराबर? 3 के बराबर। अब नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है? जब वह उसके विक्रय मूल्य के 90% पर बेचती, यानी कि अगर उसका विक्रय मूल्य 5 था, हमने तो 5 माना है ना अनुपात में। अगर वह अपने विक्रय मूल्य के 90% में बेचती तो विक्रय मूल्य है 5, उसका 90% निकाल लेंगे, है ना। तो 90% 0 से 0 कट गई, पानी में 45/10 यानी कि 4.5 रुपए में बेचती। यानी कि पहले तो यहाँ पे कितने में बेचा है? 3 में। तो हमें क्या कितना अमाउंट मिला है? 80%। यानी 80% के बदले रुपए कितने हैं? 3। अब यहाँ पे बेचना कितने में है? 4.5 में बेचना है। तो उसको कितना लाभ या हानि होगा ये हमसे पूछा है। अब 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको करेंगे तो बटा 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15, 5 दूनी 10, 2 से कट गया
40 पे, तो कितना आ गया 120। अब यहाँ पे देखो 120 100 से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है कितना, 20% का लाभ, जब वह उसको 5 के 90% पे बेच रही है। तो कितना लाभ हो गया यहाँ पे, 20% का लाभ। ठीक, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो 18 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं और 15 दिन में कार्य पूरा होता है कितना, एक कार्य पूरा होता है। नेक्स्ट, 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सेम काम करना है, कितने, 12 व्यक्तियों को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके तो कितने दिन में करेंगे, यानी कि x दिन में करेंगे, एक ही काम है। तो यहाँ पे देखो 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3 6 तिये 18, 6 दूनी 12, 2 से कट गया 3 पे। तो अब यहाँ पे देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27/2, तो कितना हो जाएगा 13.5 दिन में। तो कितनी आ गई, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक नाव को जलधारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में, यहाँ पे क्या दिया है, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल हमारी क्या होती है, a - b, और धारा के साथ क्या होती है, a+b। ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए कि नाव की जो चाल है अगर धारा की दिशा में है तो क्या होती है और धारा की विपरीत दिशा में है तो क्या होती है। तो धारा की विपरीत दिशा में क्या होती है, a - b। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8.4 किलोमीटर जाने के लिए, तो टोटल दूरी कितनी, 8.4, समय कितना, 14 मिनट का, तो 14 घंटे का कितना लगेगा, घंटे में बदलेंगे मिनट को, तो है ना, तो गुणा, इसके बटा में 60 करेंगे तो ऊपर गुणा चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट हटाएंगे तो बटा 10, 10 से कट गया 6 पे, 14 छिक्के 84, तो कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखो नाव और धारा की जो विपरीत दिशा में चाल है नाव की, वो कितनी आ गई, 36 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या दिया हमें, नाव की चाल और जल धारा के प्रवाह का अनुपात, यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल का अनुपात दे दिया हमें कितना, 6:1, यानी कि अगर नाव की चाल 6x है तो धारा की चाल क्या है, 1x। अब देखो धारा की विपरीत दिशा में दिया था हमें, तो धारा की विपरीत दिशा में दिया था तो यहाँ पे चाल कितनी थी, 5x, है ना, और धारा की दिशा में कितनी हो जाती, 7x। अब 5x के बदले चाल कितनी आ गई हमारी यहाँ पे, 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36/5, और धारा की दिशा में निकालना है क्योंकि आगे हमें क्या पूछा है, धारा की प्रवाह की दिशा में, तो धारा की दिशा में पहले चाल निकाल लेते हैं। इसको सोल्व नहीं करते, इसको इतना ही छोड़ लेते, इसको सोल्व हम करेंगे आगे। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे, अब हमें आगे क्या दे दी, 36.6 किलोमीटर की गति, यानी कि 36.6 किलोमीटर की दूरी। अब हमें किस चाल से तय करनी है, ये वाली चाल से। तो 36 × 7, 5 है ऊपर है तो ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो, है ना, पॉइंट हटाएंगे तो बटा 10। ठीक है, पॉइंट हमने यहाँ पे घटा दिया, तो 5 दूनी 10, 2 से काट लेंगे पहले, तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, 6 6 36, 7 चौके 28। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 4/6 घंटे। लेकिन अब हमें समय किस में चाहिए, मिनटों में चाहिए, क्योंकि ये जो समय दे रखा है वो हमें दे रखा है मिनट में, तो गुणा 60। ठीक है, 6 से कट गया 10 पे, तो कितनी आ गई, 40 मिनट। यहाँ पे देखो घंटे आए थे कितने, 4/6 घंटे हमारे आए थे। अब इस घंटे को मिनट में बदल लेंगे क्योंकि हमारा आंसर क्या दे रखा है, मिनटों में, तो कितने समय लगा हमें यहाँ पे, 40 मिनट का समय। ठीक है, तो धारा की दिशा में 33.6 किलोमीटर जाने के लिए हमें कितना समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा। मासिक आय का 75% खर्च करती है। मान लो उसकी आय है 100%, खर्च बचत, है ना, टोटल ये है आय उसकी, ये है उसकी आय। तो खर्च कितना कर रही है, 75, बचा कितना रही है, 25, है ना। नेक्स्ट क्या दिया है, अगर उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाए, यानी कि उसकी आय कितनी हो जाए, 115, तब भी वह पहले जितनी ही धनराशि बचा पाती है, यानी कि उसकी बचत तो अभी भी 25% ही है। तो ये जो 15% बढ़ा है किस में ऐड हो जाएगा, खर्च में, तो उसका अब खर्च कितना है, 90। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो खर्च में वैसे कितना बढ़ा, 15, है ना, कितने पे, 75 पे, क्योंकि पहले खर्च कितना था, 75, क्योंकि पहले की ही राशि पे हमसे वृद्धि पूछी है, क्योंकि खर्च पे वृद्धि पूछी है। तो खर्च में 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 पंजे 15, तो कितनी वृद्धि हुई इसके खर्च में, 20% की वृद्धि। ठीक है, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। चलिए, अनुपात 4:7 है
और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है, यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 4800 रुपए की बचत करता है तो बी की आय कितनी है। यहाँ पे देखो आय कितनी दे दी, ए और बी की 4 और 7, यानी कि 4x और 7x। अब व्यय कितना दे दिया, व्यय कितना है 1 और 2, यानी कि 1y और 2y। और दोनों बचत कितनी करते हैं, ये भी 4800 रुपए की बचत करता है और ये भी 4800 रुपए की बचत करता है ना। यही हमें दिया है, आय में से व्यय घटा देंगे, इस आय में से ये व्यय घटा देंगे, इसकी बचत निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो 4x माइनस 1y है ना, कितना 4800 के बराबर है। और यहाँ पे भी 7x माइनस 2y कितने के बराबर है, 4800 के बराबर है। एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज को बराबर कर लेते हैं तो हमारी कोई भी x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो y बराबर कर लो या x बराबर कर लो। मान लो y बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8x है ना, और ये आ जाएगा 2y, और यहाँ से इसकी 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9600। ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे माइनस 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 प्लस माइनस, y से y कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4800 रुपए। अब हमसे क्या पूछा था, b की आय बताओ, b की आय का अनुपात कितना है 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 48, तो 7 गुणा 4800 हमारी b की आय आ जाएगी। 7 8 56, 5 7 चौके 28 और 5 33, आगे 2 0, 33,600 आ गई हमारी बी की आय, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट देते हुए वस्तु को बेचकर 8% का लाभ कमाता है, तो उसको वस्तु को अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने % अधिक है। यहाँ पे देखो 2 छूट दिए हैं हमें, एक 10% की, एक 20% की। तो सबसे पहले लागत छूट निकाल लेते हैं ना, कि टोटल समतुल्य छूट कितनी है, तो 10 + 20 माइनस ए बी बटा 100, यही तो होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, तो कितनी आ गई 28%। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 28% की छूट दी है किस पे, अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य पे 28% की जो छूट दी है, तो यानी कि 72%। ये 72% क्रय मूल्य के कितने के बराबर है, 8% लाभ, यानी कि 108% के बराबर है। 72% अंकित मूल्य का क्रय मूल्य के 108% के बराबर, तो 72% बराबर है 108 के बराबर, 1% बटा 72 है ना। और अंकित मूल्य निकालना है हमें यहाँ पे, तो अंकित मूल्य कितना 100%। तो अब देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 1 4, 4 8 32, 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 से कट जाएगा 50 पे। तो कितना % अंकित किया था, 150%। तो क्रय मूल्य तो हमेशा 100 होता है, तो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा हो गया, 50% ज़्यादा हो गया। तो कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है। जब 6539, 7391 और 8882 को सबसे बड़ी संख्या यानी कि HCF, ठीक है, से अगर x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। जब भी ऐसा सवाल हो जहाँ पे समान शेषफल बचे तो हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर और इन दोनों के अंतर का HCF निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर और फिर इन दोनों का अंतर लेना है। तो 7391 और 6539, पहले इनका अंतर, फिर 8882 और 7391 का अंतर। जो हमारा यहाँ पे अंतर आएगा उसका HCF निकाल देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ 91 बच गया यहाँ पे, तो 852 और 1491 का निकालना है हमें एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो देखो 852 का टुकड़े करेंगे और 1491 के टुकड़े करेंगे, HCF निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 से कट जाएगा 4 2 6, 2 से कट जाएगा 213 पे। ठीक है। यहाँ पे देखो 4 से काट उस पे 3 से काट के देख लेते हैं, 3 चौके 12, 3 निम्मे 27, 3 सत्ते 21, काट के देखते हैं। ठीक है। 7 7 49, 7 या 7 एकम 7, इसको भी देखो 3 से आगे और कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखो 71 है कॉमन, है ना दोनों जगह, तो 71 लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखो 1 3 यहाँ पे भी है और 1 3 यहाँ पे भी है ना, तो 1 3 कॉमन है, 1 3 लिख लेंगे। तो हमारा यहाँ से HCF क्या आ जाएगा, 213।
ठीक है, 213 आ गया हमारा यहाँ पे HCF। एक चीज देखो, अब यहाँ पे क्या निकालना है, 3x माइनस 98, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 213, तो 639 है ना, माइनस 98, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है तो कितनी आ जाएगी 541। कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है। सारे लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अटकने वाले क्वेश्चन नहीं है, सीधा कर सकते हैं हम। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इजीली इसको 20 मिनट में कर सकते हो। मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोग जब पेपर में बैठोगे आप लोग खुद को सिर्फ करके देखना है, किसी को समझाना नहीं है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। कहीं आप सोचो कि सिर्फ 15 मिनट में 20-30 मिनट की क्लास है ना, वो सिर्फ समझाने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए आपको थोड़ा एलेबोरेट करके बता रही हूँ। अगर हम शॉर्टकट से चलेंगे और जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन, जो बेसिक तरीके हैं उससे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 12। 120 मीटर, 137.5 मीटर और 182.5 मीटर की भुजाओं वाली एक त्रिभुज। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो त्रिभुज है वो एक विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि एक भी भुजा हमारी समान नहीं है। जब विषम बाहु त्रिभुज होती है और उसका क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है, इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी होता है। और यहाँ पे s हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप होता है हमारा s। ठीक है, ये चीज आ गई हमारी यहाँ से। यही चीज जो आपको अटक सकते थे इस क्वेश्चन में, सिर्फ अटकने वाली जो चीज थी वो यही थी। ठीक है, अब हमें s कैसे निकालना है, तीनों का जोड़ बटा 2 पर, क्योंकि अर्ध परिमाप है, परिमाप निकालेंगे तीनों का जोड़ बटा 2, जो हमारा क्या आ जाएगा 220। ठीक है, तीनों का जोड़ 440 बटा 2 220। अब देखो यहाँ पे सिर्फ सीधा सीधा इक्वेशन में ही रखना है, तो 220, क्योंकि सबसे पहले s लिखना है, माइनस 220 माइनस a कितना है 120 इंटू 220 माइनस 137.5। ठीक है, आगे फिर से 220 माइनस 182.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 गुणा 100 गुणा 87 देखो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 220.5। ठीक है, 220 माइनस 137.5 घटा के देख लेना, अगर वैसे आपको समझ में ना आए। 2 और यहाँ पे 11 8 तो 82.5 हो गया है ना, तो 82.5, तो 82 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लिख लेते हैं। ठीक है, गुणा 37.5, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 अंडर दी रूट। इस जो ये वाली संख्या है, ये जो क्षेत्रफल है हमारा, ये किसके बराबर दे रखा है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो आयत की भुजाओं का अनुपात हमें क्या दे रखा है, 30 और 11, तो एक भुजा हो जाएगी 30x, दूसरी हो जाएगी 11x। तो यहाँ पे देखो 30x गुणा 11x, देखो यहाँ पे इस साइड रूट है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो एक बार और 30x गुणा 11x से गुणा कर देंगे, है ना। इसको काटेंगे तो देखो 10 से हमारा 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, अब आगे इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। ठीक है, इस पूरे को सोल्व करेंगे, चलो एक बार सोल्व करके ही दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, 1 0 से कट गया हमारा यहाँ पे 1 0, ये हमारा रूट कट गया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे इस साइड स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर किया है तो अब देखो यहाँ पे 11 दूनी 22, 2 से कट जाएगा 15 पे। ठीक है, 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 पा 75। ठीक है, अब 11 से इसको काटेंगे, 11 7 77, 11 पंजे 55, 3 से और काट देंगे इसको, 3 1 कम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 गुणा 25, 25 गुणा 25, ये हमारा किसके बराबर बचा है, x की पावर 4 के बराबर बचा है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब हमसे सिर्फ बड़ी संख्या पूछी थी कि देखो आयताकार बगीचे की बड़ी भुजा का माप बताओ, तो बड़ी भुजा 30 और x की वैल्यू क्या है 5, तो कितना आ जाएगा 150 मीटर। ठीक है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही करना था, सोल्व करना था। आपको ये पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल सबको पता है, सिर्फ ये जो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसको ध्यान रखना है कि इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक तौर पर किए जाने पर वह 3 वर्षों में मूल धनराशि से
72.8% अधिक हो जाती है। 3 वर्ष है, 3 वर्ष है तो हमें पता है कि क्यूब निकालना पड़ेगा। जब हो जाती का मतलब है मिश्र धन, तो जब क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मूलधन उसको मान लेंगे 1000। मूलधन को हमने मान लिया 1000, तो हमारा जो मिश्र धन है वो कितना हो गया 1728, क्योंकि यहाँ पे देखो 72.8% निकालेंगे 1000 का तो कितना हो जाएगा 728। तो मिश्र धन कितना हो गया हमारा यहाँ पे 1728। अब यहाँ पे देखो 10 किसका क्यूब है, क्यूब रूट निकालेंगे हम। यहाँ पे 3 वर्ष हैं तो क्यूब रूट, 2 वर्ष होते तो रूट निकालते, 4 वर्ष होते तो 2 बार रूट निकालते। तो यहाँ पे समय कितना है 3 वर्ष, तो 1000 किसका क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, दोनों साइड। तो यहाँ पे भी क्यूब रूट निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखो 1000 है 10 का क्यूब रूट और 1728 है 12 का क्यूब रूट, तो 2 हो गई कितने में 10 पे गुणा 100। तो यहाँ से हमारी दर कितनी आ गई 20%, ठीक है। अब आगे देखो हमसे क्या पूछा है, तो उसी ब्याज दर पर 9000 रुपए की धनराशि पर 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 1.5 वर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है, तो टाइम पीरियड फिर से कितना हो गया 3। तो यहाँ पे देखो टाइम पीरियड कितना हो गया 3 बार, ठीक है। मूलधन कितना है 9000, तो हम अपने जो हमने बेसिक तरीका अपना क्या सीखा है शॉर्टकट्स, अपने कोड वर्ड्स। तो 3 साल का कोड वर्ड कितना है 3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हटा लेते हैं फिर करके देखेंगे। तो 3 साल का हमारा कोड वर्ड क्या है, 3 साल का कोड वर्ड है हमारा 331। 3 साल का कोड वर्ड है 331। तो पहले साल में 9000 का है ना, अर्धवार्षिक है तो दर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। दर हमारी पहले कितनी आ गई थी 20%, तो अब दर कितनी हो जाएगी 10%। तो 10% 9000 का कितना होता है 900, है ना। तो पहले 900, फिर 900 का 10% कितना 90, फिर 90 का 10% कितना 9, फिर करनी है गुणा। तो इसकी गुणा करेंगे तो 2700, इसकी गुणा 270, ये हो जाएगा 9। अब क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। तो 2700 प्लस 270 प्लस 9, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2979, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। एक चीज देखो यहाँ पे, कार और बाइक, ये 2 चीजें हमें दे रखी हैं। जो कार का मूल्य है बाइक के मूल्य से 300% अधिक है, यानी कि बाइक का अगर मूल्य 100 रुपये है तो कार का कितना है 400 रुपये। यहाँ पे 300 गुणा नहीं है, 300% अधिक है, तो यहाँ पे कार का मूल्य क्या आएगा 400 रुपये, ठीक है। ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे आप 300 लिख दो। 300 तब लिखते जहाँ पे अगर लिखा होता कि 300% है, तो हम यहाँ पे 300 लिखते। तो यहाँ पे हमारा कार का मूल्य कितना हो जाएगा 400। यदि कार के मूल्य में 10% वृद्धि होती है, एक चीज पहले देख लेते हैं, 4 कारों का मूल्य और 5 बाइक्स का मूल्य हमसे पूछा है। तो सबसे पहले 4 कार का और 5 बाइक्स का बिना बढ़े हुए मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना 1600 रुपये और यहाँ पे कितना 500 रुपये, ठीक है। अब जो वृद्धि हुई है वो इसमें ही हुई है, टोटल में ही तो वृद्धि होगी ना। तो टोटल में यहाँ पे देखो कार के मूल्य में वृद्धि 10% की, तो 1600 पे 10% कितनी वृद्धि होगी 160 की। बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि, तो 500 पे 30% की वृद्धि यानी कि 150 की वृद्धि। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई 310 की। तो 310 की वृद्धि किस पे पूछी है, कुल मूल्य की वृद्धि का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे के देखो, पहले दोनों का मूल्य कितना था 1600 और 500 कितना था 2100। तो 2100 कितने परसेंट है, तो गुणा 100, 2 जीरो से कट गई हमारी 2 जीरो। तो 310 बटा 21, 21 एकम 21, 21 चौके 84.8। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है हमारे टोटल मूल्यों में 14.8% की, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है 4th ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 15। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 10,755 और 6 वर्षों में 12,510 रुपये हो जाती है। यहाँ पे देखो साधारण ब्याज है हमारा, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज होता तो वही क्यूब रूट या रूट निकालते, लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, सिर्फ साधारण ब्याज है। तो यहाँ पे देखो 3 वर्ष का कितना है 10,755, ठीक है, और 6 वर्ष में कितनी हो जाती है राशि 12,510, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 साल का ही ब्याज निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 3 साल का मिश्र धन है, ये 6 साल का मिश्र धन है। हो जाती का मतलब होता है मिश्र धन।
तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों का अंतर कर लेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,510 माइनस 10,755, तो कितना हो जाएगा 55। यहाँ पे देखो 14 में से 7 गया 7, 1755 रुपये। ये 1755 रुपये अगर हम इस वाली राशि में से घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10,755 में से हम अपना 1755 घटा देंगे तो हमारा मूलधन कितना आ गया 9,000 रुपये। एक साल का निकाल लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 585 रुपये हमें एक साल में मिलेंगे। देखो हमारा यहाँ पे देखो ये हमारा आ गया एक साल का ब्याज, ये हमारा आ गया मूलधन। अब हमें सिर्फ दर निकालनी है तो दर निकाल लेंगे, 585 बटा 9,000 गुणा 100 हमारी दर आ जाएगी। 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, 9 से कट जाएगा 10 पे, 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 छिक्के 54, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया 6.5% आ गई हमारी यहाँ पे दर। अब आगे हमें क्या दिया है 8500 रुपये पर पहले वाली दर के 2 गुना ब्याज। तो पहले वाली दर थी हमारी 6.5%, तो अब दर हो जाएगी दुगनी, तो दुगनी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 13%। तो 13% दर के हिसाब से कितने साल में, इतने वर्षों में। साधारण ब्याज ही हमसे पूछा है तो सीधा गुणा हो जाएगा, तो सीधा गुणा 4 पंजे 20, 20 और 2 22 बटा 5। इतने परसेंट ब्याज अब हमें निकालना है। तो इतने परसेंट ब्याज हम किसका निकालेंगे 8500 रुपये पे। तो 8500 रुपये पे हम इतना ब्याज निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 8500 गुणा 13 गुणा 22 बटा 5 बटा 100। ठीक है, 2 जीरो से हमारी कट गई 2 जीरो, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 13 गुणा 17 गुणा 22 की गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।